किसी के भी जीवन का एक बेहद ज़रूरी गोल यानी लक्ष्य होता है रिटायरमेंट। इसके बारे में हम सोचते बहुत हैं, लेकिन प्लान उतना करते हैं क्या? और प्लानिंग में पीछे इसलिए छूट जाते हैं कि कई सारे सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। सवाल नंबर 1 कि इसके लिए कहाँ निवेश किया जाए, किस उम्र में निवेश की शुरुआत की जाए, और कौन से जगह पर आप निवेश करेंगे तो आपको रेगुलर इनकम मिलेगा और कहाँ से आपको लमसम मिलेगा, और कॉर्पस कितना चाहिए होगा। तो इन सवालों में अगर आप भी उलझ रहे हैं तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहला सवाल कि वो आइडियल एज कोई है क्या जब आपको रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, और अपनी कमाई का कितना हिस्सा जो है आपको निवेश करना चाहिए अपने रिटायरमेंट की तरफ? आप क्या सलाह देते हैं वीरल? चलिए प्रियंका जी, आपने शो पे बुलाया। मैं ऐसा कहता हूँ प्रियंका जी, जैसे हमारे माता पिता जैसे ही हम इस दुनिया में पैर रखते हैं तो हमारे परवरिश के बारे में, हमारे पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। वैसे ही मैं ऐसा कहता हूँ कि जैसे ही हमको इनकम हमारी स्टार्ट होती है, हमको पहली जॉब मिलती है, तभी से हमको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत ही एक बड़ा इग्नोरेंट पार्ट है यहाँ पे। लोग सोचते नहीं है, लगता है कि भाई वो टाइम देखा जाएगा, बट वो टाइम पे अगर पैसे नहीं रहेंगे तो क्या देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। तो रिटायरमेंट जैसे ही हमारी जॉब स्टार्ट होती है, हमको रिटायरमेंट के बारे में सीरियस होना है और सोचना और प्लान करना शुरू करना चाहिए। हालांकि कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए, तो जैसे देखो, हमारे 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 जो लाइफ हमारी जो लाइफ है वहां पे हमारे बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं प्रियंका जी। जैसे हमारे बच्चों की शादी के बारे में हम सोच सकते हैं, उनके उनके जॉब के बारे में हम सोच सकते हैं कि उनको जॉब कैसे कहाँ पे मिल सकती है। अगर हमने कुछ लोन ली रहती है तो उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी खत्म करें। और ये सारे गोल में एक हमारा रिटायरमेंट का भी गोल होना चाहिए। तो प्लानिंग एक एक ऐसा उसका एक वर्किंग होना चाहिए। जैसे नॉर्मली तो मैं हमेशा कहता हूँ निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 30-30-30 का फॉर्मूला होना चाहिए। 30% हमारे सैलरी का जो हमारा इनकम है उसका 30% हमारे जो बेसिक एक्सपेंसेस है उसमें हमारे स्पेंड होते हैं। और बाकी का आगे का 30% है जो हमारे कुछ लोन्स में ली रहेगी। या तो होम लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, या कार लोन हो सकता है, या एजुकेशन लोन हो सकता है। कुछ लोन हो सकता है जहाँ पे हम हमारा 30% हिस्सा दे सकते हैं। बाकी का जो 30% है आफ्टर 60% जो हम स्पेंडिंग में करते हैं, फिर 30% हम निवेश में कर सकते हैं, राइट। और 10% हम कैश में रख सकते हैं। ये जो 30% निवेश का जो है, निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, वो 30% में हमको एक रिटायरमेंट को एटलीस्ट 10% का अलोकेशन देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओके, रिटायरमेंट का ये सही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। तो 30 रूल वीरल जी का है आपके लिए कि एक तो निवेश में ओवरऑल आप 30-30-30 का रूल जो है वो अपनाएं, और उसमें से जो 30% आप डेडिकेट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, वो स्ट्रिक्टली उसमें से 10% आपको करना चाहिए अपने रिटायरमेंट की तरफ। अब वीरल, आपने कहा जैसे आप नौकरी शुरू करें वैसे ही आपको जो है रिटायरमेंट के लिए कदम उठाना है। तो मैं मान के चलती हूँ कि 20s में जो है, लेट 20s पहुँचते पहुँचते सब जो है वो नौकरी करने लगते हैं। तो अगर कोई 20s के उम्र के कैटेगरी में है, उसे अब लगभग 30 इयर्स या कुछ उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा, अगर वो 60 साल पर रिटायर हो रहा है, तो वो उन्हें किस तरह का प्लान करना चाहिए? और एक और, महिला और पुरुष का रिटायरमेंट प्लान अलग तो नहीं होगा ना? अगर एक वर्किंग महिला है तो उसको भी इस पर वैसे ही प्लान करना है, तो आप थोड़ा सा हमें जेंडर स्पेसिफिक भी बताइएगा। महिला और पुरुष के लिए एक ही प्लान है ना? वैसे देखने जाए तो देखो, निवेश इंपॉर्टेंट है, महिला करे पुरुष करे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के ऊपर सोचना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वर्किंग बताऊंगा यहाँ पे प्रियंका जी। देखिए, जैसे मान के चलिए हम 20s और 30s के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी की एज 30 इयर्स है और वो सोच रहे हैं कि 60 साल तक वो काम करेंगे, 60 साल में रिटायर होंगे। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि एक हमको ये भी सोचना चाहिए कि मैं कितना तक जीऊंगा, राइट। तो मैं 80 साल तक पकड़ के चलता हूँ कि मैं 80 साल तक चला जाऊंगा, जी जाऊंगा। तो मुझे मिलेंगे वैसे देखने जाए तो 20 साल। तो पहले तो एक दो फेज होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन, जब भी मैं जिसमें मैं निवेश करता हूँ। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब भी मैं पेंशन या कुछ एन्युटीज का मैं विड्रॉवल लूंगा। तो अगर मान के चलो आज के दिन में उनका जो एक्सपेंस है वो 30 साल का है, एक्सपेंसिस उनके 50,000 है, 50,000 मंथली एक्सपेंसिस अगर होते हैं उनके, तो सबसे पहले डिराइव ये करना पड़ेगा
कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मेरा 50,000 का जो एक्सपेंस है वो बढ़कर 5 लाख के आसपास होगा। और अगर वो 5 लाख का एक्सपेंसिस अगर हर महीने रहेगा तो मुझे एटलीस्ट 7 करोड़, 7 करोड़ मेरे पास होने चाहिए जब भी मैं 60 साल का होऊंगा। और वो 7 करोड़ मेरा इजीली मैं मंथली स्पेंड कर पाऊंगा। 7 करोड़ का कॉर्पस, 5 लाख का एक्सपेंस एवरी मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 60 टिल 80। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 50,000 का अगर एक्सपेंस हुआ तो 5 लाख बन जाएगा आपके रिटायरमेंट के वक्त, और वो 5 लाख हर महीने स्पेंड करने के लिए आपको 7 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। राइट और अगर मैं एज को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, हालांकि आपने 30 लिया, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि लेट 20s में जो है वो उस समय लोग सोचेंगे, अगर 30s के लेवल में आप हैं, 34, 35, 36 के एज के ग्रुप में हैं, तो आपको क्या लगता है? आपने कॉर्पस का तो फॉर्मूला बताया, मुझे इसमें थोड़ा ये भी बताइए किस तरह के निवेश करना चाहिए जो कोई 30s में है उसे। सो प्रियंका जी, मैं आपको 20, 30, 40 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जैसे अभी आपने कहा कि 20s में मान के चलिए 24, 26, 28 के आसपास वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, तो इक्विटी एक्सपोजर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिटायरमेंट प्लान करें, अपना रिटायरमेंट में इक्विटी का एक्सपोजर, और जैसे ही आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है आपका कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। जनरली क्या होता है, लोग उनके जो प्लान्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोगों के गोल्स अमाउंट अगर देखने जाए तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट जो निवेश जो होता है वो उनका उतना एग्रेसिवली नहीं होता है। तो 20s में है तो डेफिनेटली इक्विटी एक्सपोजर आपको ज्यादा रखना चाहिए। 30s में है वहां पे भी आपको इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहिए। जब आप 40 के आसपास आते हैं तो आपका जो डेट एक्सपोजर है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभी ये एक चीज होगी, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल हो गया प्रियंका जी, जहां पे हमको इक्विटी एक्सपोजर, जितना आप 20, 40 में हो तो आपको इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखना है। जैसे ही आप रिटायरमेंट में एज के नजदीक आते हैं तो आपको डेट का एक्सपोजर जो है वो ज्यादा कर देना है और इक्विटी को कम कर देना है, क्योंकि वो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी को कैप्चर करेगा। तो उस हिसाब से इक्विटी के रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे, ऊपर नीचे होंगे। तो बट एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो जब भी आप स्टार्टिंग के एज में हो, 20, 30, 40 में हो, तो आपको इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखना है, डेट को कम रखना है। जैसे ही आप नियर आते हो 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो आपको डेट का एक्सपोजर बढ़ा देना है। और 60 साल में फिर आपको एक रिवाइज्ड कैलकुलेशन करना है कि मेरी डिपेंडेंसी, मेरे गोल्स बाकी सब अगर अचीव हो गए हैं तो मैं क्या और इक्विटी में एक्सपोजर रख सकता हूँ, क्योंकि 80 साल तक जीऊंगा, 20 साल का गैप है, कॉर्पस ज्यादा लगेगा, उसके लिए इक्विटी बेहतर है। राइट अब मुझे ये बताइए विरल कि वो कौन सी वो गलती है जो आप देखते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग कर देते हैं, जिनसे आप कहेंगे कि इनसे आपको बच के रहना है। मैं यहाँ पे दो गलतियों को मैं जनरली ऐसा दिखता हूँ प्रियंका जी की, दो गलतियों हमेशा लोग कर देते हैं। एक तो गलती ऐसी होती है कि वो रिवाइज्ड कैलकुलेशन, मैं है ना हमेशा उसको बोलता हूँ रिवाइज्ड फॉर्मूला फॉर रिटायरमेंट, वो एक्सपेंसिस को बेस बना के रिटायरमेंट प्लानिंग को करिए कि भाई मेरा एक्सपेंसिस कितना हो रहा है, मेरे 60 साल तक मेरा वो एक्सपेंसिस जो अभी मैं स्पेंड कर रहा हूँ, जो एक अमाउंट आ रही है, वो मेरी कितनी हो जाएगी मेरे 60 साल के टाइम तक, और वो हिसाब से मुझे कॉर्पस को सोचना होगा। और दूसरी गलती क्या होती है कि हम वो जो मैं कितने साल तक जीऊंगा ना, वो बहुत बार, अरे यार मैं तो क्या, मैं तो 60 साल तक ही जीऊंगा, मैं तो 70 साल तक ही जीऊंगा। अगर मैं जी गया 80 साल 90 साल तो क्या, क्योंकि देखो मेडिसिन, लाइफ साइंस काफी सारे चेंज हो रहे हैं, तो मैं शायद से मेरी जो जीने की ये है वो ज्यादा हो सकती है। तो ये दो चीज को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आएगी जो बता रही है कि भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है, तो फिर यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए, जुग जुग जिए, आप लंबा जिए, इसलिए लंबी प्लानिंग ज़रूर करें। अब एक जो विलेन होता है विरल, जब आप कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ना कि जब मैं इतने साल का होऊंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे, वो सबसे बड़ा विलेन जो है वो है महंगाई। अब इसको मात देने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपको एक तो रिव्यू करना ही अपना प्लान कि आप कहाँ निवेश करें, आपको वहाँ कितना रिटर्न मिल रहा है, ये तो हम देखेंगे, लेकिन महंगाई उसकी वैल्यू को जो है वो घटाती जाती है, तो इसे कैसे हैंडल करें? प्रियंका, मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये एक विलन की तरह काम करता है इन्फ्लेशन, तो वो विलन को कैसे रोके, राइट? अभी विलन है और अगर गलत होगा तो कुछ करना भी पड़ेगा एक्शन लेने के लिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है प्रियंका, कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि
ऐसा देखा गया है कि लोग है ना बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं, और रिटायरमेंट तो एक थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर हो जाता है और इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, तो डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ज्यादा ये करते हैं, निवेश कर देते हैं। बट अभी वो थोड़ा सा प्लानिंग बिगड़ सकता है। उसको अगर कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होने चाहिए। और इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में मुझे तो दो ही प्रोडक्ट ध्यान में आते हैं, या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करिए या आप एनपीएस में करिए, क्योंकि वो दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा और आपको एक अच्छी सी कॉर्पस बनाने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि आपने विरल यहाँ पर बात किया कि कहाँ निवेश करें, जिसमें आपने फेवरेट बताएं, तो हमने भी बताया है कि आप एनपीएस, पीपीएफ, इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस के जो प्लान आते हैं एन्युटी स्कीम, अगर इन चारों को मैं आपके सामने रखूं तो नंबर 1, 2, 3, 4 आप किसको देंगे? क्या पीपीएफ, आप अभी कहते हैं डेट में एक्सपोजर कम होना चाहिए, तो पीपीएफ आपका 4th ऑप्शन होगा क्या? देखने जाए ना प्रियंका, तो डेफिनेटली मेरा सबसे पहला ऑप्शन रहेगा इक्विटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इग्नोरेंट है, इसके लिए कॉर्पस ज्यादा चले लगेगा आपको, इक्विटी आपको हासिल करके दे सकता है। इक्विटी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा इतना मैं तवज्जो नहीं देता, क्योंकि रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं उसको बाजू में रखूंगा। बट यस, एमएफ सोच सकते हैं, एनपीएस सोच सकते हैं, पीपीएफ भी सोचना चाहिए, टैक्स फ्री है, ठीक है, और डेट का इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है और सबसे अच्छा रिटर्न देता है डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरे सिक्वेंस हो सकते हैं। ओके, चलिए आप कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के हैं विरल आपके सामने रखते हैं। विजय शर्मा जी, 7 साल इनकी उम्र है और अभी अभी रिटायर हुए हैं। इनफैक्ट ये यूपी पुलिस से इन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है और पूछ रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से इन्हें पेंशन मिल रही है, मुझे एक मुश्त रकम भी मिली है और इस रकम को मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके? तो एज है इनकी 60, अपने पेंशन में जो इन्हें फुल एंड फाइनल जो है वो मिल रहा होगा और पेंशन तो इन्हें रेगुलर मिल रहा होगा। एक मुश्त रकम, बड़ी रकम, कहाँ निवेश करें? प्रियंका, विजय जी के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए कि उनको जो पेंशन मिलने वाली है वो पेंशन की अमाउंट जो है वो उनके एक्सपेंसेस के मुताबिक है कि नहीं है। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि इनकम रहेगी नहीं, पेंशन आएगा, बट वो एक्सपेंसेस को मैच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले तो वो देख लीजिए। अभी सपोज मान के चलिए कि मेल नहीं खाता है, तो उनको निवेश वो हिसाब से करना पड़ेगा, उनके पास कॉर्पस है। तो मुझे लगता है कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स है या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स है, जहां से वो आज के तारीख में अगर देखें तो 6% से लेकर 8% का जो एक रेंज जो है वो हासिल कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो टैक्सेशन और लिक्विडिटी। टैक्सेशन कितना है, कितना टैक्स एफिशिएंट है, वो देखना पड़ेगा उनको। और उनके पास लिक्विडिटी ऐसा ना करे कि जो आपका पूरा पैसा वो बांध दे एक जगह पे, लॉक कर दे। लॉक नहीं करना है, लिक्विडिटी का भी फैक्टर ध्यान में रखना है। अमाउंट मैच हो रही है एक्सपेंसिव से कि नहीं वो देखना है, और कितना टैक्स एफिशिएंट है वो देखना चाहिए। इसके लिए म्यूचुअल फंड, डेट प्रोडक्ट्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी सही रहेंगे। और कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में भी कर सकते हैं, जहां पे वो 6 से 8% रेंज में रिटर्न हासिल कर सकते हैं। राइट, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी विरल कि एक 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम जैसा एक विकल्प जो है, क्या वो अच्छा हो सकता है इनके लिए? कुछ पैसा वहां पर रख सकते हैं? हाँ, देखो, डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही है प्रियंका। चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में हो, चाहे वो सेविंग से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, राइट। बट वो जो लॉक इन है ना, वो लॉक इन लिक्विडिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम लॉक इन रखना, क्योंकि वो एज पे ये भी होता है हमेशा प्रियंका की वो एज पे कुछ इमरजेंसी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकते हैं। तो सारी चीजों के लिए हमको ध्यान में रखना है और वो हिसाब से हमको वो बॉल बना के रखनी है, जिससे मैं रिटर्न भी ज्यादा पा पाऊं, टैक्स एफिशिएंट भी हो, लिक्विडिटी भी मिले। बिल्कुल, और इसीलिए एफडी में आप छोटे टर्म की एफडीज में जो पैसा डालेंगे तो छोटा लॉक इन जो है वो रहेगा, आप वो लिक्विडिटी रहेगा आपके हाथ में, वो पैसे जो हैं वो कभी भी आ पाएंगे। रमेश पाटिल का अगला सवाल है। 36 साल के हैं रमेश, निजी कंपनी में काम करते हैं, सालाना इनकम जो है इनकी 15 लाख रुपए है। सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ की तरफ जाता है, ये तो मैंडेटरी है। हर महीने ये 15 से 16 हज़ार रुपये का निवेश जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए कर रहे हैं। इनकी एक बेटी है और बेटी के नाम पर इन्होंने पीपीएफ अकाउंट में निवेश किया है। रिटायरमेंट के लिए अलग से भी क्या अब इन्हें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए इन्हें कितने बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे तैयार करें, उस डिसीजन पर कैसे पहुंचे। तो पूरा पोर्टफोलियो भी रमेश ने यहाँ पर हमारे साथ जो है शेयर किया है। क्या बताएंगे आप विरल इनको?
रमेश जी को यही है रिक्वेस्ट प्रियंका कि पहले तो आप कैलकुलेशन करिए, आप डिराइव नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बता सकता हूँ। आपके एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस को इन्फ्लेशन से जोड़िए और वो एक्सपेंसेस कितना बढ़ के इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के कितना बढ़ जाएगा, राइट, वो डिराइव करिए। और उसके बाद वो अचीव करने के लिए एवरी मंथ वो चीज अचीव करने के लिए मुझे कितना कॉर्पस लगेगा, वो कॉर्पस फाइंड आउट होने के बाद आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कॉर्पस को वो अचीव कर पाएगा कि नहीं, तो वो एक बार देखिए। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो हिसाब से आपको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। अभी के हिसाब से आपका जो इक्विटी और डेट का जो भी एलोकेशन है वो भी काफी सही है। आपके एज के हिसाब से आप पीपीएफ में कर रहे हो तो गारंटेड रिटर्न्स देगा आपको, और कुछ ज्यादा सालों का यानी 15-20 साल तक का भी आप उसको आपका टेन्योर लेकर आप ये पढ़ सकते हो। बट कैलकुलेशन डिराइव्ड होना इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस के ऊपर आपको आपका जो अभी का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं मान के ये चलता हूँ रमेश जी के 15-16 हजार आप डाल रहे हो, सिर्फ रिटायरमेंट के लिए 15-16 हजार ही काफी रहेगा। आपके और भी गोल्स हो सकते हैं, तो सारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट की अमाउंट को डिराइव करिए और फिर प्लानिंग को रिवाइज करिए। राइट तो रमेश जी, शो के बीच में भी वीरल ने कहा था कि अपने प्लान को रिव्यू करना और रिवाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कैलकुलेशंस भी वीरल ने यहाँ पर बताए हैं, वो आई एम श्योर आपकी मदद करेंगे। फिर भी सबको कहीं फंस जाए तो फिर से भेजिएगा अपना सवाल। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग एक अहम प्लानिंग है और उसमें आपने जो बातचीत की है मुझे लगता है हमें बहुत सारे टेक अवेज मिले। थैंक यू वीरल। थैंक यू प्रियंका।